Hello, dear all. Myself Prashant Rahate, lecturer, NIT Polytechnic Nagpur, Department of Mechanical Engineering. I welcome you all for this online teaching learning process. Our subject is engineering metrology and our topic is LBDT, which is comes under the unit number 2, standards and comparators. So let's begin. So before proceeding to this lecture, let's revise previous lecture once. So in previous lecture, we have studied about explain sigma comparator, draw with neat sketch and label diagram of sigma comparator, identify components of sigma comparators, state advantages and disadvantages of sigma comparator, and state the applications of sigma comparator. These all topics are comes for sigma comparator, which is the mechanical comparator, which we had learned earlier in previous lecture. So let's start with topic learning outcome. Today's topic learning outcome, that is students are able to select relevant comparator of for given tasks with justification. They are able to explain the principle of inductance because the today's topic is based on LVDT, and LVDT principle is LVDT works on the principle of inductance. Third one is explain construction working and principle of LVDT. Last is state advantages, disadvantages and applications of LVDT or electrical comparator. LVDT's second name is electrical comparator. Program outcome we see PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, 9, 10 and PSO2 and PSO3. These all programs are satisfied with these topics. How they can satisfy, let's see. So our topic name is linear variable differential transformer. इसका दूसरा नाम होता है LVDT. So friends, ये जो डायग्राम है ये LVDT का लाइन डायग्राम है जो कि सेक्शनल व्यू में बनाया हुआ है. तो हम टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ. ये LVDT एक टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है. ट्रांसड्यूसर उसे कहते हैं जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले. तो जैसा कि नाम है इसका LVDT, इसका नाम है LVDT मतलब लीनियर. L stands for linear, V stands for variable, D stands for differential and T stands for transformer. तो बेसिकली ये है ट्रांसड्यूसर, लेकिन इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स वे से ऑपरेट होने वाले पड़ेगी, वो सब ज़्यादातर ट्रांसड्यूसर है. मैकेनिकल मीन से भी अगर होता है तो ट्रांसड्यूसर है. ट्रांसड्यूसर उसे कहते हैं जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ट्रांसड्यूसर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर. तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर उसे कहते हैं जिसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है उसके ऑपरेशंस करने के लिए, और पैसिव ट्रांसड्यूसर उसे कहते हैं जिसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत होती है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा. थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा है. थर्मोमीटर में एक सिंपल थर्मोमीटर होता है और एक डिजिटल थर्मोमीटर होता है जिसमें नंबर्स दिखते हैं. तो सिंपल थर्मोमीटर में हमें कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती आंसर दिखाने के लिए, वो खुद ही अपना आंसर्स निकालता है. तो उसे कहा जाएगा एक्टिव ट्रांसड्यूसर. उसको ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मतलब कैसे? तो जैसे वो क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको डिस्प्लेसमेंट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है.
दूसरा जो हम लोगों ने डिजिटल ट्रांसड्यूसर की बात की, वो भी थर्मोमीटर का ही एक पार्ट है। तो उसमें देखिए जो नया टाइप का भी जो थर्मोमीटर आए हुए हैं, उसमें क्या होता है ना कि जब तक आप सेल या कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई उसमें रहेगा नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई बोलिए या सेल से अगर सप्लाई हम देते नहीं, तब तक उसमें आंसर आता नहीं। मतलब वो सब प्रोसेस तो करेगा, लेकिन आंसर देने के लिए उसको इनपुट में इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो उसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो आई थिंक आपको ट्रांसड्यूसर समझ में आया होगा। सो हमारे टॉपिक का नाम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर मतलब ही ट्रांसड्यूसर। सो लीनियर स्टैंड्स फॉर, ये लीनियरली मेजरमेंट करता है, इसलिए इसको कहा गया लीनियर। इसका आउटपुट जो मिलता है वो वेरिएबल फॉर्म में मिलता है, वेरिएशन के फॉर्म में, इसके लिए इसका नाम है वेरिएबल। और डिफरेंशियल मतलब ये डिफरेंस में आउटपुट मिलता है। वेरिएबल तो मिलता ही है, साथ में डिफरेंस में मिलता है। कैसे मिलता है वो हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें वाइंडिंग्स लगी हुई है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। एक्चुअली है ये ट्रांसड्यूसर, लेकिन इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर are known as electromechanical measuring system, and these are employs an electromechanical device which converts a mechanical displacement into electrical signal। तो दोस्तों ये जो LVDT है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर हो सकता है, जो कि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका नाम है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर और ट्रांसफार्मर। इट इज मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका बेसिक काम होता है कि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। द एलवीडीटी ऑफर्स गुड एक्यूरेसी, लिनियरिटी एंड सेंसिटिविटी। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्यूरेसी, लिनियरिटी, सेंसिटिविटी। एक्यूरेसी हम लोग अभी इसके प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, सेंसिटिविटी भी पढ़ चुके हैं। लिनियरिटी मतलब सभी को पता है, जो आंसर आपको मिलना चाहिए वो लीनियर मिलना चाहिए, मतलब बढ़ता है तो बेसिकली किसी भी एक डायरेक्शन में। और फिर इसका ऑपरेशन होता है फ्रिक्शनलेस, कोई भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता नहीं है, तो वियर एंड टियर के चांसेस कम होते हैं। और मैकेनिकल रूजनेस मतलब होता है दोस्तों कि ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, मतलब कहीं गिर कर गया तो भी वो वर्क कर सकता है या उसमें कुछ खराबी आती नहीं है। A wide variety of measurement range from are available in different LVDTs, typically plus minus 100 micron to 25 सेंटीमीटर। इसकी रेंज बहुत ही वाइड है दोस्तों, प्लस माइनस 100 माइक्रोन से भी काम कर सकता है ये, आपको काम करता है 25 सेंटीमीटर तक। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम लोग इसी डायग्राम वाले स्लाइड पे ही स्टडी करेंगे, थोड़ा आसान होगा ये पढ़ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो डायग्राम्स है यहाँ पे एलयूडीटी का। पहला है ये ब्लॉक डायग्राम और दूसरा है ये एनिमेटेड टाइप का डायग्राम। दोनों में से आपको पेपर्स में ये डायग्राम बनाना आसान है बनाने के लिए। मैं इसको आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा। तो देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक सर्कुलर शेप का मेटेलिक बॉक्स है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए ये टाइप का। इसमें बीच में एक प्राइमरी वाइंडिंग है और उसके बाजू में एक सेकेंडरी वाइंडिंग S1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग S2। जैसे ये जो ब्लॉक्स है, यहाँ सेंटर में प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा, ये साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और सेकेंडरी ये साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग S2, और ये पूरा ऐसा सर्कुलर शेप में रहेगा। बीच में एक मेटल कोर है, आर्मेचर कोर बोला जाता है इसको, जो कि जिस चीज का डिस्प्लेसमेंट हमको मेजर करना है उसके साथ में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। जो मोशन दिख रहा है ना, तो ये हमको किसी भी चीज का अगर मेजरमेंट लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो उसके साथ में यहाँ इसको कनेक्ट किया जाता है। तो वो डिस्प्लेस होता है, उसके साथ में ये कोर भी डिस्प्लेस होता है, तो ये यहाँ पे फ्रीली मूव होता है। ये मेटल से बना होता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहले क्या क्या चीजें इसमें, प्राइमरी वाइंड कॉइल है, प्राइमरी वाइंडिंग जो कि सेंटर में है। इसको एसी सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है, कांस्टेंट एसी वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। और बाद में सेकेंडरी वाइंडिंग S1 प्राइमरी वाइंडिंग के एक साइड में और सेकेंडरी वाइंडिंग S2 प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरे साइड में। तो यहाँ पे इनसे सर्किट बनता है और यहाँ से अपने को आउटपुट मिलता है दोनों S1 और S2 से V4, और ये भी होता है V1 माइनस V2। दैट इज यहाँ से वोल्टेज 1 सेकेंडरी वाइंडिंग S1 से मिलेगा, वोल्टेज 2 सेकेंडरी वाइंडिंग S2 से। दोनों का डिफरेंस जो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं डिफरेंस बाद में बताता हूँ, वो डिफरेंस ये है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल
ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसड्यूसर। तो देखिए ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, एक मेटालिक कोर, उसके अंदर सेंटर में प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों साइड में दो सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और S2, मेटालिक कोर बीच में से मेटालिक बॉक्स बीच में से हॉलो रहेगा, उसमें आर्मेचर कोर प्लेस्ड रहेगा मेटल से बना हुआ, उसको कनेक्ट करेंगे उस चीज से जिसका डिस्प्लेसमेंट या मोशन हमको। प्राइमरी वाइंडिंग को AC वोल्टेज मिलते जाएगा और आउटपुट हमको मिलेगा सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और सेकेंडरी वाइंडिंग S2 से। तो अब ये वर्किंग कैसे करता है, तो बहुत सिंपल वर्किंग है। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम लोग, ये पैसिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है, ये एक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर नहीं है, मतलब इसको चलाने के लिए या काम करने के लिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ से हम लोग AC वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ये AC वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, देखिए इसके दोनों भी कनेक्शंस कहाँ पे दिए हुए हैं, प्राइमरी वाइंडिंग S1, मतलब हम लोग जो भी कांस्टेंट AC वोल्टेज सप्लाई करेंगे ये जाएगा सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग S1। अब होता क्या है कि ये बीच में ये कोर लगा हुआ है। अब देखिए कोर को इस तरीके से रखा जाता है कि कोर का हाफ इक्वल पोर्शन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और हाफ इक्वल पोर्शन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग S2, इसमें दोनों में डिवाइड हुआ रहेगा। मतलब कोर आधा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में रहेगा और आधा इधर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में, इक्वली दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा। जब इक्वली दोनों साइड में रहेगा उस पोजीशन को कहा जाता है नल पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको, नल पोजीशन। उसको नल पोजीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वहां से AC वोल्टेज निकलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ से 10 वोल्ट करंट दिया, वो गया प्राइमरी वाइंडिंग में। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग से क्या होगा, वो आर्मेचर के थ्रू वो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और आर्मेचर के थ्रू जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग S2 से। अब होता क्या है कि यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग S2 और S1 के इक्वल टर्न्स है, तो जो भी हम लोग इनपुट देते हैं वो इक्वली डिवाइड होता है दोनों साइड में, मतलब प्राइमरी से आधा इधर और प्राइमरी से आधा इधर। लेकिन ये आधा जो इधर या S1 या S2 में जाना रहता है, ये टोटली डिपेंड रहता है कोवर के मूवमेंट के ऊपर, मतलब कोवर का कितना मूवमेंट होता है। इसलिए मैंने क्या बोला आपको पहले कि इसका अज्यूम करते हैं कि आधा पोर्शन इधर इस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में और आधा पोर्शन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग S2। याद है, समझ में आया फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट AC वोल्टेज देंगे कहाँ पे, प्राइमरी वाइंडिंग्स में। ये प्राइमरी वाइंडिंग से वोल्टेज जाएगा कोर में, जैसे वो कोर में जाता है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में। फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से कहाँ जा रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग S1 में और सेकेंडरी वाइंडिंग S2 में, फिर से वो कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट्स में या वोल्टेज। ठीक है, अब उसमें होता क्या है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से 10 वोल्ट भेजा, उसमें से क्या होगा 50% इधर जाएगा 50% उधर जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कोवर दोनों के बीच में इक्वली प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जब आउटपुट 10 भेजा, 5 इधर गया 5 इधर गया, तो यहाँ से V1 कितना मिलेगा हमको 5, और V2 कितना मिलेगा 5, वोल्टेज दोनों में भी करेगा 5 वोल्टेज 5 वोल्टेज, तो 5 - 5 वोल्टेज कितना हो जाएगा 0 वोल्टेज। तो 0 अगर वोल्ट होता है, पोजीशन को कहा जाता है नल पोजीशन, मतलब उस समय हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया। अब क्या होगा कि जब हम इस रॉड को किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से आगे या पीछे जाएगा। अब आगे जाने या पीछे जाने की वजह से क्या होगा, बाकी सब तो चीजें सेम रहेगी, लेकिन कोर अपनी पोजीशन छोड़ के आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा। और वोल्टेज जो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कोर की पोजीशन के ऊपर। तो क्या होगा, इधर कोर अगर ज्यादा जाता है तो कांटेक्ट इधर ज्यादा हो जाएगा और इधर उतना ही कांटेक्ट कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर वोल्टेज बढ़ जाएगा और इधर वोल्टेज कम हो जाएगा। अगर ये पीछे आता है तो यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग और S2 में कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा और इधर कांटेक्ट कम हो जाएगा, तो इधर वोल्टेज बढ़ेगा या इधर वोल्टेज कम होगा। उस समय यहाँ पे डिफरेंस इन वोल्टेज जो हमको मिलेगा वो रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज मिलेगा, लेकिन जो हमारा स्क्रीन रहेगा उस स्क्रीन के थ्रू हमको वो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये था टोटल इसका कंस्ट्रक्शन और ये सेकेंड वर्किंग जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे एलेबोरेट की। तो आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स ऑफ एलवीडीटी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये AC वोल्टेज है कोर पोजीशन, और ये दिखा रहा है कि वोल्टेज बढ़ने की वजह से काम ये किस तरह से रहता है। तो देखिए जैसे जैसे कोर पोजीशन बढ़ते जाएगी वैसे वैसे अगर वोल्टेज चेंज होता है, वो कोर पोजीशन चेंज होती है, तो कर्व इस तरीके से लीनियरली मूव करती है दोनों साइड में।
ये प्लस साइड, ये समझ में आया फ्रेंड्स। आगे बढ़े फिर, एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द कोर एंड द कॉइल, इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता तो वेयर एंड टेयर होने के चांसेस कम होते हैं। लॉन्ग ऑपरेशन लाइफ, ऑपरेटिंग लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वेयर एंड टेयर कम होता है। इजीली मॉडिफिकेशन, हम इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लो पावर कंजम्पशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत कम होता है। हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और रिस्पॉन्स भी फास्ट है इसका। डिसएडवांटेज है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर देयर ऑपरेशन, मतलब इसको अगर हमको चलाना है तो विदाउट एक्सटर्नल पावर सप्लाई हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते। और डिसएडवांटेज दूसरा, द एक्यूरेसी लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में बहुत वेरी करता है तो इसका एक्यूरेसी भी अफेक्ट करेगा। तो ये है एप्लीकेशंस। इट कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा वेरिंग रेंज के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्टिंग एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, इट कैन बी यूज टू मेजर फोर्स, वेट, प्रेशर एक्सेट्रा, ये चीज़ें निकालने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्टिंग एज अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, कन्वर्ट द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल। आशा करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, असाइनमेंट या क्वेश्चन बैंक, आपको सॉल्व करना है इसको। और इसी टाइप के क्वेश्चंस एमएसबीटी बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। बाकी तो सब सेम क्वेश्चन है ज़्यादातर सिंपल, लेकिन ये इसको ध्यान में रखिए। लास्ट जो क्वेश्चन है, नेम द कंपैरेटर हैविंग हाईएस्ट मैग्निफिकेशन, ये जो कंपैरेटर क्वेश्चन है इसमें आपको आंसर लिखना है एलवी। प्रोग्राम आउटकम अचीव में देखिए PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, 9, 10 और PSO2, PSO3 ये हम लोग अचीव। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा न्यूमेटिक कंपैरेटर। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।